नमस्कार बच्चों। आज हम 9 नंबर चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। 9 नंबर चैप्टर का नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। देखिए पहला न्यूमेरिकल। पहला प्रश्न दे रखा है, स्पष्ट कीजिए क्यों मस्तिष्क की अपेक्षा मानव का पैरों पर रक्तचाप अधिक होता है। मस्तिष्क की अपेक्षा है ना, ये मान लो मानव है तो रक्तचाप है वो पैरों का ज़्यादा होता है और मस्तिष्क का क्या होता है, कम होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसको मान लो एक स्तंभ मान लीजिए और स्तंभ का दाब है वो HDG होता है। इसकी हाइट है वो H हो गई और डेंसिटी और ग्रेविटी तो लगेगी, तो यानी इतनी हाइट का ज़्यादा प्रेशर लगेगा। किधर? पैरों पर। देखिए अपने ये लिख सकते हैं कि द्रव स्तंभ का दाब है वो ऊंचाई पर डिपेंड करता है। मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों में अधिक ज़्यादा रक्तचाप होता है। पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट है, 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का लगभग आधा होता है। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर से भी अधिक है। कि 6 किलो मतलब ऐसे है, अपने पास ये पृथ्वी की सतह है और ये 6 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर तो दाब है वो आधा होता है और वैसे वायुमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। तो रीज़न ये है कि पास में यहाँ पर डेंसिटी होती है ना गैस की, वायु की, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए प्रेशर है वो ज़्यादा लगता है नीचे की ओर। हम ये लिख सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ती है ना तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ती है तो वायु का घनत्व है वो भी क्या होता है? कम होता है। ऊपर जाते हैं ना घनत्व कम हो जाता है। तो पहले प्रश्न का 3 नंबर पॉइंट है, यद्यपि दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, तथापि द्रव स्थितिक दाब एक अदिश राशि है। यानी कि दाब है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है लेकिन ये अदिश राशि है। क्यों? रीज़न क्या है? देखिए दाब की बात करें तो पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग द्रव पर आरोपित दाब है वो सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाता है। दाब की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती नहीं है। पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन नहीं है तो दाब की दिशा नहीं होगी एक, और दाब की दिशा एक नहीं है तो सदिश राशि नहीं हो सकती, इसलिए दाब अदिश राशि है। अब बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। स्पष्ट कीजिए पारे का कांच के साथ संपर्क कोण अधिक होता है जबकि जल और कांच के साथ संपर्क कोण न्यून कोण होता है। देखिए सबसे पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। ये मान लो कोई सतह, ठीक है, और इस सतह के ऊपर कोई लिक्विड पड़ा है, जैसे पारे की बात कर लूँ, ठीक है, और मैं अब टेंजेंट खींचता हूँ, स्पर्श रेखाएं खींचता हूँ। सबसे पहले इस इधर वाली साइड में स्पर्श रेखा खींची। अब ये देखो ऊपर तो वायु है, ये वाला कौन है? पारा है या फिर लिक्विड है मान लो। तो सरफेस टेंशन है लिक्विड और एयर के बीच। ये ना ये इधर तो एयर हो गई और ये कौन है? लिक्विड। लिक्विड और एयर के बीच सरफेस टेंशन। और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचो तो सॉलिड हो गया, एक सॉलिड है और एक कौन है? एयर है, तो इसके बीच में। और ये वाली इधर वाली साइड में क्या होगा? TSL, सॉलिड। सॉलिड तो ये धरती है जिसके ऊपर पड़ी है और ये लिक्विड है,
तो टी सॉलिड लिक्विड की डायरेक्शन इधर होगी और टी सॉलिड एयर इधर और टी लिक्विड एयर इधर होगी। ठीक है, ये वाला कोण होता है थीटा। अब प्रश्न में पूछा क्या है, पहले तो मैं संतुलन की अवस्था की बात कर लेता हूँ। अगर संतुलन की अवस्था की बात करें तो ये इधर वाला फोर्स और इधर वाले फोर्स बराबर होंगी। अभी इसका इधर वाला घटक होगा वो कौन सा होगा, टी कोस थीटा होगा। ठीक है, टी एल ए कोस थीटा इधर, तो ये टी एस एल तो है ही, और इसका जो है वो इधर घटक होगा टी एल ए कोस थीटा, और बराबर में ये वाला है ही। ठीक है, तो मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो इस पार्ट को मैं इधर वाली साइड में लेके जाता हूँ, तो टी एस ए माइनस टी एस एल बराबर में टी एल ए कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, टी एस ए माइनस टी एस एल अपॉन टी एल ए। ठीक है, अब कांच और पारे की अगर बात की जाती ना, तो ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है। कांच और पारे की अगर बात की जाती है, कांच और पारे के अंदर ये वैल्यू कम होती है और ये वैल्यू ज़्यादा होती है, तो कोस थीटा का मान नेगेटिव आता है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा आता है। और जल और कांच की बात की जाती है ना, तो उल्टा होता है, ये वैल्यू ज़्यादा होती है, ये कम होती है। ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, प्लस की आएगी, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम आएगी। और दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके का पूछा है, दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके का है। कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है, जबकि पारा है वो बूंद के रूप में बनने का प्रयास करता है। तो उसी का रीज़न उसी तरीके से देंगे जो पहले दिया था। कांच और पारे के बीच में संपर्क कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए बूंद बन जाता है। और जल और कांच के बीच संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से कम है, इसीलिए फैल जाता है। अब सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट क्या बोल रहा है, सी पार्ट ये कह रहा है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, एकांक लंबाई के ऊपर बल होता है ये। ठीक है, पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा पर लगने वाले बल को कहते हैं। ये द्रव के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट डी प्रश्न पूछा है, जल में घुले अपमार्जक के स्पर्श कोणों का मान कम होना चाहिए। जल में घुले अपमार्जकों के स्पर्श कोणों का मान कम होना चाहिए, क्यों? तो इसका रीज़न है, ध्यान से सुनो, कि अगर स्पर्श कोण का मान कम होगा तो कोस थीटा का मान ज़्यादा होगा, और एच की वैल्यू केसिका ओनियन विधि द्वारा एच की वैल्यू कोस थीटा के समानुपाती होती है। कोस थीटा अगर ज़्यादा होगा तो एच की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एच की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि पानी वो कपड़े के अंदर तक जाएगा और मैल को निकाल देगा। नेक्स्ट पूछा है, यदि किसी बाह्य बल का प्रभाव न हो तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोलाकार होती है, इसका रीज़न ही पृष्ठ तनाव है। सुनिए, बाह्य बल की अनुपस्थिति के अंदर केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य करेगा, जो क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है, और बूंद जो है वो क्या होती है, गोलाकार होती है। बाह्य बल 0 तो पृष्ठ तनाव ही लगेगा, एरिया मिनिमम होगा, शेप कैसी होगी, गोल होगी। तीसरा प्रश्न का पहला पार्ट देखिए, प्रत्येक प्रकथन, अच्छा पहला पार्ट क्या बोला, व्यापक रूप में द्रवों का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा।
ठीक है। इसका बी पार्ट है, गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर खालिस्तान, जबकि द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर खालिस्तान होती है। याद रखना, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो गैस की श्यानता तो बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट पार्ट है, दृढ़ता गुणांक वाले ठोसों के लिए अपरूपण प्रतिबल खालिस्तान के अनुत्क्रमानुपाती होता है, जबकि द्रवों के लिए वह खालिस्तान के अनुत्क्रमानुपाती होता है। सुनिए, दृढ़ता गुणांक वाले ठोसों के लिए तो अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति के समानुपाती होता है, जबकि द्रवों के लिए अपरूपण प्रतिबल है वो अपरूपण विकृति की दर के समानुपाती होता है। तो पहले में तो अपरूपण विकृति आ जाएगा, दूसरे में दर आ जाएगा। ठीक है। तो चौथा पार्ट देखिए, डी पार्ट। डी पार्ट है, किसी तरल के अपरिवर्ती प्रवाह में आए किसी संकीर्ण प्रवाह की चाल में वृद्धि खालिस्तान का अनुसरण। ये कह रहा है कि किसी तरल के अपरिवर्ती प्रवाह के अंदर संकीर्ण कोई प्रवाह है, उसमें चाल में वृद्धि हो रही है तो अनुसरण करेगा। देखिए, इसमें किताब वाले ने तो द्रव्यमान संरक्षण बोल दिया, यानी कि संहति का संरक्षण बोल दिया, लेकिन अगर अपरिवर्ती प्रवाह है तो बर्नौली सिद्धांत भी लागू होगा। तो दोनों के दोनों है ना, ये लागू होते हैं। इसमें द्रव्यमान का भी संरक्षण होता है और बर्नौली प्रमेय भी लागू होती है अपरिवर्ती के अंदर। परिवर्ती में तो बर्नौली नहीं लागू होगी, केवल संहति का संरक्षण होगा। और ई पार्ट वाले में क्या है, ई पार्ट में है, किसी वायु सुरंग में वायुयान के मॉडल में प्रक्षोभ की वास्तविक चाल वायुयान के प्रक्षोभ के लिए क्रांतिक चाल की तुलना में खालिस्तान होती है। तो याद रखना, इसके अंदर क्रांतिक चाल की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। वास्तविक चाल जो है ना, वो क्रांतिक चाल की तुलना में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चौथा, निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए। किसी कागज़ की पट्टी को क्षैतिज रखने के लिए आपको उस कागज़ पर ऊपर की ओर हवा फूंकनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। अब देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं आपको कि कागज़ की पट्टी के ऊपर की ओर फूंक मारना चाहिए ताकि ऊपर का वेग बढ़ जाएगा। नीचे ऊपर का अगर वेग बढ़ेगा ना तो दाब कम हो जाता है, वेग अगर बढ़ता है तो दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये बर्नौली प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है। चलो मैं ऐसे ही कहता हूँ कि देखो, ये मान लो अपने पास में कागज़ की कोई पट्टी है, ऊपर फूंक मारी तो वेग ज़्यादा हो गया, नीचे का ऊपर का दाब फिर क्या हो गया, कम। नीचे का वेग कम है तो दाब क्या है, ज़्यादा। तो इसको क्षैतिज बनाए रखने के लिए इस तरीके का सिस्टम करना पड़ेगा ताकि नीचे से फोर्स ऊपर की ओर लगे और उसको क्षैतिज रखने में सहायता कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब हम किसी जल की टोंटी को अपनी उंगलियों द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं तो उंगलियों के बीच की खाली जगह से तीव्र जल की धाराएं फूट निकलती है। ये सातत्य समीकरण कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, ए समानुपात A1V1 बराबर A2V2 या AV बराबर कांस्टेंट, तो वहाँ से निकल के आएगा। देखिए, सातत्य समीकरण होती है AV का मान कांस्टेंट, यानी कि वेग का मान एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो, एरिया अगर बढ़ेगा ना तो वेग कम हो जाएगा, और टोंटी को पिचकाया था आपने, यानी एरिया कम किया है, तो वहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है सी, इंजेक्शन लगाते समय डॉक्टर अंगूठे के द्वारा दाब की
की अपेक्षा सुई के आकार दवाई की बही प्रवाही धारा को अधिक अच्छे से नियंत्रित करते हैं। देखो, अपने पास में दो फैक्टर दे रखे हैं यहाँ पर। एक तो डॉक्टर के द्वारा अंगूठे से दाब लगाना, और एक आगे जो सुई का साइज़ है वो पतला है, वो दवाई को प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके बारे में देखिए, पूरी ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस कर रखी है। ऐसा मैटर नहीं मिलेगा कि सुई का आकार प्रवाह वेग को नियंत्रित करता है, अंगूठे का दाब दाब को नियंत्रित करता है। बर्नौली प्रमेय के अकॉर्डिंग बर्नौली प्रमेय ये है कि इसके अंदर सुई का आकार ज़्यादा रोल करता है या अंगूठे का दाब ज़्यादा रोल करता है। इधर देखो, दोनों में घात किसकी ज़्यादा है? वेग की घात 2 है, इसीलिए वेग द्विघाती होने के कारण इसका जो प्रभाव है, फैक्टर है, वो ज़्यादा रहेगा। सुई का आकार वेग को अधिक नियंत्रित करता है। डी पार्ट है, किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाला तरल उस पर पीछे की ओर प्रणोद आरोपित करता है। देखिए, कोई किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाले दरों की बात करते हैं, तो बारीक छिद्र में वेग ज़्यादा होता है, संवेग भी ज़्यादा होता है। अगर बाह्य बल शून्य हो तो आवेग की वजह से प्रणोद लगाता है पीछे की ओर। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में क्या दे रखा है? कोई प्रचक्रमान क्रिकेट की गेंद वायु में परवलय प्रपथ का अनुसरण नहीं करती। ये बतानी है, क्रिकेट के अंदर अगर घुमा के बॉल फेंकते ना, मैग्नस प्रभाव होता है, उसके बारे में बताना है। सुनिए ध्यान से कि क्रिकेट का जो है, कोई प्रचक्रमान क्रिकेट की गेंद वायु में परवलय पथ का अनुसरण नहीं करती है। कारण क्या? ये मान लो गेंद मान लो, ठीक है। अगर मैं इधर स्पीड से फेंकता हूँ तो ध्यान से देखिए, एक ऊपर का अगर वेग ज़्यादा हो गया, मान लो ऊपर का वेग ज़्यादा हो गया, तो ऊपर का दाब क्या हो जाएगा? कम। नीचे का अगर वेग कम हो गया तो दाब क्या हो जाएगा? ज़्यादा। दाब का डिफरेंस आएगा, दाब के अंतर के कारण क्या लगेगा? बल लगेगा, जिसके कारण वह क्या हो जाएगी? स्विंग हो जाएगी और परवलय पथ का अनुसरण नहीं करेगी। ये मैग्नस प्रभाव है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 5वां प्रश्न कहता है, ऊंची एडी पहने 50 किलोग्राम सैंती की कोई बालिका अपने शरीर को 1 सेंटीमीटर व्यास की वर्ताकार एडी पर संतुलित किए हुए हैं। क्षैतिज फर्श पर एडी द्वारा आरोपित दाब ज्ञात कीजिए। दाब का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका ये है कि जो चीज़ दे रखी है वो लिख लीजिए एक साइड में। हमारे पास में क्या दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है ना, कितना? 50 किलो। व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल लिया पहले, 10⁻² से गुणा कर दिया। त्रिज्या निकालनी है तो 2 से भाग लगा दिया, ठीक है। 0.5 गुणा 10⁻² या पॉइंट हटा दो, 5 गुणा 10⁻³ दाब निकालना है। दाब का सूत्र होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मान mg होता है, एरिया πr², तो p का मान आ गया mg अपॉन πr²। सारे आंकड़े पुट करो, m का मान 50, g का मान 9.8, πr², पाई का मान 3.14, r का मान 5 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर। जब भी गुणा भाग किया जाता है तो रिजल्ट आता है हमारे पास 6.24 गुणा 10⁶ पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, टेरिस सोली के वायुदाब मापी में पारे का उपयोग किया गया था। पास्कल ने ऐसा ही वायुदाब मापी 984 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व की फ्रेंच शराब का प्रयोग किया, यानी कि पारे की जगह फ्रेंच शराब मिला दी, ठीक है। 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब
घनत्व है इसका। तो स्तंभ वायुमंडलीय दाब के लिए स्राव स्तंभ की हाइट पूछिए, कितनी हाइट का होना चाहिए। देखिए नॉर्मल सा प्रश्न, जो आंकड़े दे रखे हैं उनको एक साइड में लिखते हैं। ध्यान से सुनो। डेंसिटी घनत्व दे रखा कितना, 984 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और प्रेशर 1 एटीएम की वैल्यू होती है 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल। स्राव स्तंभ की ऊंचाई पूछी है h। तो फॉर्मूला प्रेशर का क्या होता है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई का सूत्र होता है P बराबर h/dg। और हमारे पास में h की वैल्यू आएगी P/dg। P का मान, D का मान घनत्व का मान और G का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुणा भाग करने पर h की वैल्यू आती है 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल दे रखा है, समुद्र तल से दूर कोई ऊर्ध्वाधर संरचना 10⁹ पास्कल के अधिकतम प्रतिबल को सहन करने के लिए बनाई गई है। क्या यह संरचना किसी महासागर के भीतर तेल कूप के शिखर में रखे जाने के लिए उपयुक्त है। क्या बोला है कि एक ऐसी संरचना बना रखी है 10⁹ पास्कल का ना वजन सहन कर सकती है, दाब सहन कर सकती है। ये पूछा है कि महासागर की गहराई में 3 किलोमीटर नीचे तेल का कुआं है, वहाँ पर इसको रख सकते हैं या नहीं रख सकते। देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, गहराई दे रखी है 3 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल लिया, 3000 मीटर, यानी ये स्तंभ की ऊंचाई है। पानी का घनत्व जानते हैं 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब 3 किलोमीटर स्तंभ का दाब h/dg होता है, h ρg मान लो। h का मान 3000 और रो का मान है 10⁻3, g का मान 9.8। गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 10�7 पास्कल। यानी कि 3 किलोमीटर नीचे इतना ही दाब लगेगा। लेकिन हमने जो संरचना बनाई है ना, उसकी पावर कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 10⁹ पास्कल। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है ना, 10⁹ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको आराम से रख सकते हैं। महासागर के भीतर रखने योग्य ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास में है, किसी द्रव चालित ऑटोमोबाइल लिफ्ट की संरचना अधिकतम 3037 की कारों को उठाने के लिए की गई है। बोझ उठाने वाले पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया दे रखा है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे पिस्टन को कितना अधिकतम दाब सहन करना पड़ेगा। दाब की वैल्यू पूछिए, वरना पास्कल के नियम से निकाल सकते हैं। पहले दे क्या रखा है, ध्यान से देखिए। अपने को द्रव्यमान दे रखा है 3000 किलो, एरिया दे रखा है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदल लिया, 425 गुणा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बोझ उठाने के लिए पिस्टन का दाब बराबर में होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला mg और अपॉन एरिया। m का मान कितना 3000, g का मान 9.8 और ये 425 गुणा 10⁻⁴। गुणा करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू आएगी कितनी, 6.92 गुणा 10⁵ पास्कल। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल में ये बोला है, यू नली की दोनों भुजाओं में भरे जल और मेथलेटेड स्पिरिट को पारा एक दूसरे से पृथक करता है। जल तथा पारे का स्तंभ 10 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। यहाँ पर है ना, ये पारे का स्तंभ नहीं दे रखा, ये कौन किसका स्तंभ है, ये मेथलेटेड स्पिरिट का है। ठीक है, ओके। दोनों भुजाओं में पारे का स्तर समान है। तो स्पिरिट का डेंसिटी पूछा है, रिलेटिव वो भी अपेक्षिक घनत्व। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है।
पारे का स्तंभ दाब नहीं है, कौन किसका है? स्पिरिट का स्तंभ दाब है। अपने को दे रखा है जल के लिए और स्पिरिट के लिए एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इधर वाले एच की वैल्यू स्पिरिट के लिए कितनी? 12.5 सेंटीमीटर। इसका घनत्व कितना होता है? 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके घनत्व को निकालना है, फिर आपेक्षिक घनत्व निकाल सकते हैं। चलो, पारे का स्तंभ दाब दोनों के लिए सेम है, इसके लिए और इसके लिए जो स्तर है ना पारे का वो सेम है। H1 की वैल्यू पारे के लिए और H2 की वैल्यू पारे के लिए दोनों की सेम है। पास्कल का नियम ये कहता है कि दाब भी समान लगेगा दोनों साइड में, P1 बराबर P2, H1 D1 H1 ρ1 G बराबर H2 ρ2 G, जी कैंसिल होगा, H1 ρ1 बराबर H2 ρ2, H1 बटा H2 बराबर आएगा ρ2 बटा ρ1। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपेक्षिक घनत्व भी हो गया, ठीक है। तो H1 बटा H2 की वैल्यू कितनी आ गई? रो रिलेटिव। H1 की वैल्यू 10 दे रखी है, H2 की वैल्यू 12.5 दे रखी है, तो 10 में 12.5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 0.8। बस सिंपल सा है, ये लॉजिक दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में बोला है यदि पर्सन 9.9 यानी इसी समस्या की बात चल रही है, यू इस समस्या के अंदर यू नली की दोनों भुजाओं में इन्हीं द्रवों को और उड़ेल कर दोनों द्रवों की स्तंभ ऊंचाई 15 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। पहले 10 थी और 12.5 थी, 15 फालतू और कर दी जाए। दोनों भुजाओं में पारे के स्तर का अंतर कितना होगा? पारे का अपेक्षिक घनत्व दे रखा है। देखिए मैं चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। ये मान लो कि छोटा बनाता हूँ। अरे बन जा भाई, बन जा, ये चल ही नहीं रहा सही। मान लो ऐसे कच्चा चित्र बना दिया, ठीक है। और इसमें एक साइड में तो क्या है? द्रव है। नीचे कौन है? नीचे पारा मान लो, ये मान लो पारा है, ठीक है। ये पारा है, ये वाला पारा है। और इधर वाली साइड में कौन है? स्पिरिट डाल रखी है। और इधर वाली साइड में किसको डाल रखा है? लिक्विड, ये पानी को डाल रखा है। अब करना क्या है कि ये पारे का इधर वाली साइड में है स्तंभ, और ये वाला पारे का इधर वाली साइड स्तंभ है। ये अगर मान लो कुछ मानो, इसको H1 मानो तो इसको H2 मानो, तो भाई दोनों के अंदर डिफरेंस तो होगा, ये डिफरेंस होगा। इस डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, कितना डिफरेंस होगा? H2 माइनस H1 कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो पहले 10 सेंटीमीटर थी, अब कितनी कर दी? 15 बढ़ा दी तो 25 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी थी? 12 थी, पहले 12.5 थी, इसकी 15 बढ़ा दी तो 27.5 होगी। ये स्पिरिट है, ठीक है, ये स्पिरिट है। और ये क्या है? पानी है। चलो कैलकुलेशन करते हैं फिर। अपने को जो आंकड़ा दे रखा ना उसको लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो पता चल गया कि स्तंभ की ऊंचाई 15 बढ़ा दी, पहले 10 थी 25 हो गई, पहले 12.5 थी 27.5 हो गई, ठीक है। और पानी का घनत्व दे रखा है 1 ग्राम, ग्राम में लेके चलो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और स्पिरिट का घनत्व 0.8 ये निकाला है ना, 0.8 गुणा 10 की घात लगाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीधा घनत्व होता है। अब बात यह है कि पारे के का जो डिफरेंस है स्तंभ का वो H है।
और पारे का घनत्व दे रखा है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब पारे के स्तंभ का जो दाब होगा ना, कितना होगा? देखो, जल का दाब है एक इधर वाली साइड में ज़्यादा लग रहा है और इधर वाली साइड में कौन है, ऊपर वाली साइड में स्पिरिट है। दोनों को घटा दीजिए, पता चल जाएगा कि पारे का कितना दाब लग रहा है। तो जल स्तंभ का दाब में से स्पिरिट स्तंभ के दाब को घटा देते हैं। घटाएंगे तो पारे के स्तंभ का दाब आ जाएगा। फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। पारे के स्तंभ का दाब का फॉर्मूला एच रो जी होता है ना, तो पारे का घनत्व रो एम। ऐसे ही H1 रो WG, H2 रो SG। SG मतलब S क्या है? स्पिरिट, W क्या है? वाटर, M क्या है? मरकरी, पारा। जी कैंसिल होगा सब में, तो H1 रो M बराबर में H1 रो W माइनस H2 रो S। हमें क्या करना है? H की वैल्यू निकालनी है, तो रो M को भाग में ले आओ, रो M को भाग में ले लिया। अब सारे डिजिट पुट करो। H1 की वैल्यू 25, रो W की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू 27.5, रो S की वैल्यू 0.8 और रो M की वैल्यू 13.6। गुणा भाग करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 0.221 सेंटीमीटर। ओके। 11 नंबर सवाल की बात करते। क्या बर्नौली समीकरण का उपयोग किसी नदी की क्षिप्रिका जल प्रवाह के लिए, क्षिप्रिका यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह की बात कर रहा है, विवरण देने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। नहीं किया जा सकता, क्योंकि बर्नौली प्रमेय का उपयोग केवल और केवल धारा रेखीय प्रवाह के लिए ही वैलिड है। 12 नंबर प्रश्न क्या है? बर्नौली समीकरण का अनुप्रयोग में यदि निरपेक्ष दाब के स्थान पर प्रमापी दाब यानी गेज दाब का प्रयोग करें तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? स्पष्ट कीजिए। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे प्रमापी दाब यूज़ कर लो, चाहे सीधा दाब यूज़ कर लो, निरपेक्ष दाब यूज़ कर लो, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों नली है ना, नली के दोनों सिरों पर वायुमंडल दाब सेम होना चाहिए। चलिए देखिए क्या है। पीछे वाले में तो बता ही दिया, ठीक है। और 12 नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं होगा। बर्नौली प्रमेय ये होती है, ठीक है। और अगर इस बर्नौली प्रमेय में गेज दाब लगाते हैं, यानी कि प्रेशर के अंदर, इस प्रेशर के अंदर PATM घटा दो, इस प्रेशर में भी PATM और घटा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ा, कैंसिल हो रहा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना कि दोनों सिरों का ये जो है ना, दोनों सिरों में PATM की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये शर्त है कि दोनों सिरों पर वायुमंडलीय दाब सेम होगा, तो कोई अंतर नहीं आएगा। 13 नंबर प्रश्न दे रखा है। 1.5 मीटर लंबी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्षैतिज नली में ग्लिसरीन का अपरिवर्ती प्रवाह है, धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। यदि नली के एक सिरे पर प्रति सेकंड एकत्रित होने वाले ग्लिसरीन का परिमाण दे रखा है 4 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतनी ग्लिसरीन इकट्ठी हो रही है, तो नली के दोनों सिरों के बीच दाबांतर निकालना है। घनत्व दे रखा है ग्लिसरीन का, श्यानता भी दे रखी है ग्लिसरीन की। चलो देखते हैं। अपने पास में लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻² मीटर। प्रति सेकंड ग्लिसरीन का द्रव्यमान दे रखा है 4 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर सेकंड। घनत्व भी दे रखा है 1.3 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। श्यानता भी दे रखी है 0.83। दाबांतर की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किताब में तो है नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। द्रव प्रवाह की दर है ना, वो होती है V बराबर π/r4/8 मीटर। तो याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ।
पाइप, पाइप ही है ना, इसको याद करो पाइप। पाइप R4 अपॉन 8 नल, कितने नल? 8 नल, NL, नीटा L लंबाई है ना, नीटा और L। पाइप R4 अपॉन 8 नल। यहाँ से V की वैल्यू नहीं निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है? P की। तो P की वैल्यू ये आएगी 8 नीटा L V अपॉन पाई R4। अच्छा, V का जो मान है वो क्या होगा? द्रव्यमान अपॉन घनत्व। द्रव्यमान की वैल्यू दे रखी है, घनत्व की वैल्यू दे रखी है, दोनों पुट करके निकाल सकते हैं। चलो पहले सारे आंकड़े ऊपर वाली इस ड्रम में पुट करते हैं। तो पुट किया तो P बराबर में क्या आया? 8, 8 नीटा, नीटा की वैल्यू पुट की, L की वैल्यू पुट की, V की वैल्यू पुट की, ये वाली पूरी, और पाई की वैल्यू पुट की, और R की पावर 4, 10 की घात -2 की पावर 4। गुणा भाग करने पर रिजल्ट आता है P बराबर में 9.8 गुणा 10 की घात 2 पास्कल। अब रेनाल्ड संख्या का भी कॉन्सेप्ट होता है। रेनाल्ड संख्या होती है R बराबर रो डी विसी अपॉन नीटा। डी व्यास है तो 2R लिख सकते हैं, रो घनत्व है ही, और विसी क्रांतिक वेग होता है। Vc बराबर में क्या होता भाई? द्रव्यमान अपॉन, ये तो घनत्व हो गया, ठीक है, ये सॉरी वेग हो गया, वेग क्या आयतन हो गया, आयतन द्रव्यमान अपॉन घनत्व बटा में एकांक क्षेत्रफल का पाई R स्क्वायर। तो रो M अपॉन रो पाई R स्क्वायर, ये Vc की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो R की वैल्यू ये वाली बनेगी, कटेगा काट दो तो R की वैल्यू बचेगी लास्ट में ये 2 का 2, द्रव्यमान का द्रव्यमान, नीटा का नीटा, पाई का पाई, R की जगह R की जगह रख दिया। तो R की जो वैल्यू आती है ना 0.31 आती है, 0.31। ग्लिसरीन का प्रवाह है ना, कैसा प्रवाह है? स्तरीय प्रवाह। अगर 2000 से छोटी वैल्यू आती है ना तो स्तरीय प्रवाह ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है 14 नंबर, किसी आदर्श वायुयान के परीक्षण प्रयोग में वायु सुरंग के भीतर पंखों के ऊपर तथा नीचे के पृष्ठ पर वायु प्रवाह की गतियाँ, ऊपर तथा नीचे के, ऊपर का वेग इतना है, नीचे का वेग इतना है, 70 मीटर प्रति सेकंड और 63 मीटर प्रति सेकंड। पंख का क्षेत्रफल 2.5 मीटर स्क्वायर है। तो उस पर आरोपित उत्थापक बल ज्ञात करना है और वायु का घनत्व दे रखा है। बहुत ही सिंपल सा है। दे क्या क्या रखा है? ऊपरी सतह का वेग दे रखा है 70 मीटर प्रति सेकंड, निचली सतह का वेग दे रखा है 63 मीटर प्रति सेकंड, और घनत्व की वैल्यू दे रखी है 1.3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एरिया का मान दे रखा है 2.5 मीटर स्क्वायर। उत्प्लावक बल या उत्थापक बल का मान निकालना है। तो दाब का सूत्र ये होता है। तो फोर्स बराबर आएगा F बराबर P इंटू ए। P का मतलब दाबांतर है, A एरिया है। अब ये P निकालूंगा मैं बर्नौली समीकरण से। समान हाइट के ऊपर रखी कोई पाइप है, उसके लिए बर्नौली समीकरण ये होगी, P1 प्लस में रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस में रो V2 स्क्वायर। तो मेरे को चाहिए P2 माइनस P1, P2 में से P1 घटाना है, P2 माइनस P1, तो मतलब इस टर्म को इधर लेके आना पड़ेगा। तो रो 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो P2 माइनस P1 की वैल्यू आएगी 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है ऊपर वाली साइड में यहाँ पर पुट कर दो, तो बल की वैल्यू आ जाएगी हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इंटू ए। सब वैल्यू पुट कर दो। हाफ रो की वैल्यू 1.3, V1 की वैल्यू 70 का स्क्वायर, V2 की वैल्यू 63 का स्क्वायर, एरिया की वैल्यू 2.5। गुणा भाग करने के बाद में रिजल्ट कितना आता है? 1512.9, या फिर ये कह सकते हैं 1.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन। ओके।
नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 9.20 ए और बी चित्र दे रखे हैं। किसी शांताहीन का अपरिवर्ती प्रवाह दर्शाते हैं, यानी धारा रेखीय। दोनों चित्रों में से कौन सा सही नहीं है, स्पष्ट कीजिए। अब देख लो भाई। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। जहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर वेग कम होता है। जहाँ पर वेग कम होता है वहाँ दाब ज़्यादा होता है। जहाँ दाब ज़्यादा होता है वहाँ पर हाइट ज़्यादा होती है। क्या बात है। जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ वेग कम वहाँ दाब ज़्यादा वहाँ पर हाइट ज़्यादा। अभी इसको फोकस कीजिए। यहाँ पर एरिया क्या भाई, ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर एरिया क्या है, कम है। एरिया जिसमें ज़्यादा वहाँ पर हाइट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। एरिया जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर हाइट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए थी दरों की, यहाँ तक नहीं। एरिया कम तो हाइट कम होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें हाइट क्या है, ज़्यादा दे रखी है दरों की। इसमें हाइट क्या है, कम दे रखी है। ये गलत है। पहला तो गलत है, कन्फर्म गलत है पहला तो। दूसरा चेक करते हैं। एरिया यहाँ ज़्यादा है तो हाइट भी ज़्यादा है। एरिया यहाँ कम है, हाइट कम है। क्या बात है, ये बिल्कुल सही है। पहले वाला क्या है, गलत है। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 16 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है, किसी स्प्रे पंप की बेलनाकार नली की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके। इस नली के एक सिरे पर 1 mm के व्यास के 40 छिद्र निकाल रखें। ओके। सपरे वाली पाइप है ना, उसमें 40 छिद्र है 1 mm व्यास के, तो त्रिज्या भी निकाली जा सकती है ना। ओके। नली के भीतर के दरों के प्रवाहित होने की दर 1.5 मीटर पर मिनट। ओके। दरों के प्रवाह की दर। तो छिद्रों से होकर जाने वाले दरों के निष्कासन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले बेलनाकार नली का क्षेत्रफल दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 गुणा 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर कर दिया। छिद्रों की संख्या 40, एक छिद्र का व्यास 10 की घात -3 मीटर, तो छिद्र की त्रिज्या 0.5 गुणा 10 की घात -3 मीटर। तो छिद्रों वाले का टोटल एरिया कितना होगा, जहाँ पर छिद्र है 40, उस साइड में एरिया कितना हुआ, A2 मान लीजिए। 40 गुणा में एक छिद्र का एरिया, 40 गुणा में पाई इंटू आर की वैल्यू ये है ही, तो ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। ओके। नली में प्रवाहित द्रव की प्रवाह की वैल्यू दे रखी है 1.5 मीटर पर मिनट। सेकंड में चेंज कर लो इसको, 60 का भाग लगा दो 1.5 बटा में 60। निष्कासन का वेग पूछा है। निष्कासन का वेग पूछा है, सिंपल सी बात है, सातत्य समीकरण लगा दो। A1 V1 बराबर A2 V2। V2 का मान पूछा है तो A1 V1 अपॉन A2। A1 का मान कितना है, 8 गुणा 10 की घात -4। V1 का मान 1.5 बटा 60, और A2 का मान 40 छिद्रों वाले का एरिया ये वाला दे रखा है। गुणा भाग करने पर आता है 0.64 मीटर प्रति सेकंड। ओके। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर। यू आकार के किसी तार को साबुन के विलयन में डुबोकर बाहर निकाला गया है। उस पर एक पतली साबुन की फिल्म बन गई। ओके। तार के दूसरे सिरे पर फिल्म के संपर्क में एक फिसलने वाला हल्का तार लगा है, जो कितने भार, 1.5 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन भार संभालता है, और तार की लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन पूछा है, पृष्ठ तनाव की वैल्यू पूछी है, क्या होगी। जो जो आंकड़े दे रखे हैं उनको लिख। सुनो ध्यान से। भार की वैल्यू
एम जी की वैल्यू 1.5 गुणा 10⁻² न्यूटन। साबुन की फिल्म है तो 2 स्वतंत्र पृष्ठ होंगे, तो प्रभावकारी लंबाई एल की वैल्यू कितनी? वैसे तो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 मीटर आएगा, लेकिन 2 पृष्ठ है दोनों साइड, क्योंकि 2 मुक्त सतह होती है ना, तो 2 से गुणा कर देना 0.6 मीटर। पृष्ठ तनाव की वैल्यू निकालनी है। सूत्र होता है पृष्ठ तनाव बल बटा में लंबाई। बल की वैल्यू एम जी है, लंबाई की वैल्यू एल है। एम जी की वैल्यू कितनी है? 1.5 गुणा 10⁻²। एल की वैल्यू कितनी? 0.6। गुणा भाग करने के बाद में वैल्यू कितनी आएगी? टी की वैल्यू आएगी 2.5 गुणा 10⁻², न्यूटन बटा मीटर। ये टेंशन आएगा। सिंपल है सवाल। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नांकित चित्र में ए में किसी पतली द्रव फिल्म को 4.5 गुणा 10⁻² न्यूटन का छोटा भार संभालने के लिए दर्शाया गया है। बी और सी में बनी द्रव की फिल्में इसी ताप पर कितना भार संभाल सकती है? अपने उत्तर प्राकृतिक नियमों के अनुसार स्पष्ट कीजिए। देखो डिजाइन अलग अलग दे रखे हैं, ए बी सी है ना। भार, ये लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ये भी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ये भी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठ तनाव कितना होगा? तीनों के लिए पृष्ठ तनाव की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि लेंथ पर डिपेंड करता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, कितना भार संभाल पाएगी तो वो तो निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 4.5 गुणा 10⁻² न्यूटन का भार लग रहा है, और तीनों के लिए पृष्ठ तनाव की वैल्यू फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स की वैल्यू और लेंथ की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। तो अपने पास में एफ की वैल्यू है 4.5 गुणा 10⁻², और सरफेस टेंशन कितना आएगा? टी बराबर में एफ अपॉन लेंथ। अब देखो लेंथ भी 2 होगी, क्योंकि दोनों साइड की मुक्त सतह होगी, तो 40 सेंटीमीटर को 2 से गुणा कर देना, तो वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 40 गुणा 10⁻² गुणा 2। एल की वैल्यू पुट कर दी और एफ की वैल्यू पुट कर दी। पृष्ठ तनाव की वैल्यू आएगी 5.625 गुणा 10⁻² न्यूटन बटा मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन बटा मीटर। तीनों चित्रों में लेंथ सेम है, लंबाई सेम है, तो भार तीनों के लिए सेम होगा 4.5 गुणा 10⁻² न्यूटन। ओके, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 3 mm त्रिज्या की किसी पारे की बूंद के भीतर कमरे के ताप पर दाब क्या होगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारे का पृष्ठ तनाव इतना दे रखा है, वायुमंडलीय दाब इतना है, पारे के भीतर दाब आधिक्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिखते हैं। आर की वैल्यू 3 mm है, 3 मिलीमीटर है, मिली 10⁻3, 3 गुणा 10⁻3। पृष्ठ तनाव 4.5 गुणा 10⁻1 न्यूटन बटा मीटर। पी ए टी एम दे रखा है 1.013 गुणा 10⁻5 पास्कल। बूंद के भीतर दाब आधिक्य निकालना है, तो क्या होता है? पी बराबर में पी ए टी एम प्लस में 2T अपॉन आर। पी ए टी एम की वैल्यू ये है 1.01 गुणा 10⁻5 प्लस में 2T सरफेस टेंशन अपॉन आर की वैल्यू कितनी? 3 गुणा 10⁻3। गुणा भाग करने के बाद आता है 1.0131 गुणा 10⁻5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। 5 मिलीमीटर त्रिज्या के साबुन के विलयन के बुलबुले के भीतर का दाब आधिक्य क्या होगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव इतना दे रखा है। वीमा में कोई, इसी वीमा का कोई वायु का बुलबुला 1.2 अपेक्षी घनत्व के साबुन के विलयन से भरे किसी पात्र में 40 सेंटीमीटर गहराई पर बनता है, तो बुलबुले के भीतर का दाब आधिक्य
एक तो भाई बाहर वाली साइड में हवा में बन रहा है और एक पानी के अंदर 40 सेंटीमीटर गहराई में बन रहा है। उसके अंदर वायुमंडलीय दाब भी दे रखा है। ठीक है, तो ज्ञात करेंगे दाब अधिक्य कितना होगा। अब ये थोड़ा सा PDF सही नहीं आई। आर की वैल्यू 5 mm है, तो 5 × 10⁻³ टी की वैल्यू 2.5 × 10⁻², न्यूटन बटा मीटर। ठीक है, न्यूटन बटा मीटर है, ये मीटर स्क्वायर नहीं है। ओके, घनत्व भी दे रखा है 1.2 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाइट 40 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना 0.4 मीटर। साबुन के बुलबुले का दाब अधिक्य P = 40/R। फॉर टी का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है 20 पास्कल आंसर आएगा। पानी में बुलबुले के अंदर का दाब अधिक्य P' = 2T/R, तो 10 पास्कल आ जाएगा। 40/R 20 पास्कल, तो 2T/R 10 पास्कल। ठीक है, 40 सेंटीमीटर गहराई की बात करें तो बुलबुले के बाहर का दाब कितना होगा। बाहर का दाब होगा P" = P एटमॉस्फेयर प्लस में स्तंभ दाब। P एटमॉस्फेयर की वैल्यू इतनी है 1.01 × 10⁵ और H की वैल्यू दे रखी है। डेंसिटी घनत्व दे रखा है, G भी मालूम है, तो वैल्यू कितनी आएगी। बाहर के दाब की वैल्यू आएगी 1.06 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसी के साथ समाप्त होते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो बढ़िया से एक बार निकाल के देखिए, फिर डबल स्पीड से करके फिर देख सकते हो। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करनी। बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। अरे भाई, बात यह है कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, न्यूमेरिकल आपको आएंगे। अगर प्रैक्टिस ही नहीं की तो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। और मैंने इस PDF के अंदर ना इतनी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें लिखी है, सीधी चीज़ें नहीं मिलेगी कहीं पर। बड़ी छांट कांट के ना बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।